आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, ये वक्त होता है रेडियो डॉक्टर का, आकाशवाणी के विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का। और आज जो विषय हमारा है वो है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स, बच्चों में यूरोलॉजी समस्याएं। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर गोयल, स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर गोयल, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि व्हाट आर द कॉमन पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स? मैम सबसे जैसे बड़े में भी है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो पीडियाट्रिक जो हम छोटे बच्चों में देखते हैं वो इन्फेक्शन की है। पुरुष जो मेल चाइल्ड है उसमें कंपैरेटिवली कम इन्फेक्शन होता है, जो फीमेल है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं और वो बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। जो दूसरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम बच्चों में देखते हैं वो है स्टोन की प्रॉब्लम। तो स्टोन भी कहीं ना कहीं कॉमन है। प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही है कि वो बोल भी नहीं पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, उनकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इग्नोर भी होती हैं। तो इन्फेक्शन, स्टोन, और इनफैक्ट अभी हम ग्रेजुअली धीरे धीरे जो हम बड़ों में प्रॉब्लम देखते थे सारी बच्चों में आती हैं। बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिपेशन, आजकल पानी नहीं कम पीते हैं बच्चे, खाना ठीक नहीं खाते, फास्ट फूड खाने लगे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई हैं। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने बताई जो बड़ों में जो होती हैं वो बच्चों में भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ जब हम बच्चों की बात करेंगे तो ये एज ग्रुप कौन सा है सर? तो जो हम देखते हैं तो पैदा होने से हम तो सारी एज ग्रुप के पेशेंट देखते हैं। जनरली पैदाइश पे जो प्रॉब्लम आती हैं वो कंजेनिटल होती हैं, कि बाय बर्थ होती हैं, कि पैदाइशी प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है उनके सिस्टम में, यूरोलॉजी सिस्टम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। वो तो पैदाइशी प्रॉब्लम है जो उसी वक्त पता चल जाती है। बट उसके बाद जो हम ज़्यादा कर देखते हैं इन्फेक्शन हम 4 से 10 साल के बीच में हम देखते हैं। गर्ल चाइल्ड में, मेल चाइल्ड में, गर्ल में थोड़ा ज़्यादा कॉमन। और स्टोन की प्रॉब्लम हम जनरली 10 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा सा बड़े बच्चे जो हैं। तो ये शिशुओं से लेकर 15 साल की उम्र तक? हाँ, जो हम मानते हैं, हम लोग जनरली 12 से 18 साल तक के को बच्चे मानते हैं। कहीं पर 12 साल लेते हैं, कहीं पर 18 साल लेते हैं, जो छोटे बच्चे जिनको जो एज ग्रुप में आते हैं। जी, तो आप अपनी कोई भी समस्या डॉक्टर साहब से शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। 011-2342-1080 and 011-2342-1084। ये 2 लाइनें हैं हमारी जो खुल चुकी हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है 9868107070। और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज सबसे पहले आपके लिए आया है। आपके कोई पेशेंट है जिन्होंने लिखा है कि आई एम ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर हेमंत गोयल फॉर लास्ट more than 3 years. He treats patients politely and I cannot explain in words about him. कुलदीप मेहता जी का ये मैसेज है आपके लिए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। एक मैसेज है लखनऊ से आरती जी का। 8 माह की बच्ची है लेकिन अभी पलट नहीं पाती है, क्या करे? इसका रिलेशन हालांकि आज के टॉपिक से नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब यू नो बेटर सर। अगर देखिए उनका जो अगर 8 महीने की बच्ची है और वो अपना माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाए, जैसे कि 8 महीने के बच्चे को बैठना जब स्टार्ट हो जाना चाहिए, करवट लेना स्टार्ट हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो पीडियाट्रिक्स जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए। बट जनरली अगर बच्चे की अदरवाइज ग्रोथ ठीक है तो हम अभी कुछ टाइम और रुक सकते हैं। जी, फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। हाँ धर्मवीर साहब, बात कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, एक बच्चा 12 साल का है तो उसके पेट में दर्द उठा, तो डॉक्टर साहब ने उसको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, तो उसमें एक गांठ दिखाई दी थी। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही, आप बड़े डॉक्टर के पास जाइए। तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन डॉक्टर साहब ने एक टेस्ट कराया, तो उसमें फिर नेक्स्ट डे उसके पेट में वो कीड़े का गुच्छा था।
तो ये पहले डॉक्टर साहब को समझ नहीं आया अल्ट्रासाउंड देखने के बाद भी, तो दूसरे डॉक्टर साहब ने टेस्ट करते ही बता दिया कि इसको आप एक जो पेट के कीड़ों की दवा देने के लिए बोला, तो वो बच्चा ठीक हो गया। तो ऐसा कैसे एक डॉक्टर साहब को समझ नहीं आया अल्ट्रासाउंड, दूसरे डॉक्टर साहब को? देखिए ऐसा है, ये जो पेट में कीड़े वाला चीज़ है ये काफ़ी कॉमन है। इसके लिए हमको जो कीड़े निकालने की दवाई आजकल स्कूल में नेशनल प्रोग्राम में है कि हर साल में एक बार देनी ही देनी होती है। जैसे आप कितने दिल्ली में किसी भी स्कूल में जाएंगे तो उन्होंने एक टाइम बांध दिया है कि साल में एक बार बच्चों को देनी है। अभी भी काफ़ी स्कूलों में ये फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि बच्चा तो देखिए वो खाएगा, वो हाइजीन नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं मिट्टी या कुछ इस तरीके से हर बार हाथ भी नहीं धोता, हाइजीन उतनी मेंटेन नहीं करता जितना हम बड़े लोग कर सकते हैं। तो बच्चों को रिकमेंडेड है कि हर साल में एक बार जो कीड़े मारने की दवाई है, जो एल्बेंडाजोल, इनका जो सिरप आता है वो देना ही देना है। और दूसरी बात है, अल्ट्रासाउंड हर चीज़ नहीं पकड़ पाती, तो अल्ट्रासाउंड में कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए हमें कभी कभी सीटी स्कैन और हमें बाकी जांचें करनी पड़ती हैं। जी डॉक्टर साहब, ये एक बात और बता दीजिए, बच्चों को ये पथरी की शिकायत होती है, मतलब हर एक इंसान को पथरी की शिकायत कभी ना कभी किसी ना किसी को होती है और हुई हुई है। तो ये किस खान पान के कारण होती है, कि ये चिकन नॉनवेज खाने से होती है या इसके अलावा और कोई? देखिए बाजार का खाना जो ज्यादातर बच्चे चाउमीन वगैरह ऐसी चीजें खाते हैं, तो ये पथरी होने की शिकायत किस कारण से होती है, जिससे हम उसका ख्याल रखें और समाज में ये आपकी बात पहुंचे? देखिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पथरी की बहुत ज़्यादा बच्चों में भी और बड़ों में भी ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग पानी नहीं पीते। हम अपने बच्चे को तो आजकल हैबिट ही नहीं है पानी पीने की। बहुत बड़े लोग भी हैं जो अपने काम में सुबह 8 बजे आते हैं, शाम के 6 बजे तक पानी पीना भूल जाते हैं। तो बच्चों में खासकर जितना वो फास्ट फूड अवॉइड कर सकें, बाहर का जो फास्ट फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, पैक्ड फूड होता है, ये अवॉइड करना चाहिए बड़ों में, बच्चों में खासकर, क्योंकि उनका शरीर विकसित शरीर है, उनका बढ़ रहा है शरीर। इस टाइम अगर कोई भी परेशानी होती है तो बढ़ना बंद हो जाता है, अभी वो ग्रोथ फेज में। तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मोटिवेट करना है कि पानी ज़्यादा पिएं। उनको पानी इतना पीना है कि पेशाब सही रंग का आना चाहिए, पानी की तरह आना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जितना भी हम फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, ये हम कम कर सकें। नॉनवेज खाने में एक ऐसी कोई बुराई नहीं है, बट हर चीज़ कंट्रोल में। जैसे हमें ये बात हमको अपने कल्चर से पता है कि क्या चीज़ सही है खाने में, क्या चीज़ गलत है, बट फास्ट फूड का कल्चर थोड़ा कम होना चाहिए। पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक, एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, ये जो कॉल है डिस्कनेक्ट हो गई। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बच्चों में वही प्रॉब्लम्स जो बड़ों में होती है, वो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो स्टोन भी हो सकता है। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि इन्फेक्शन बच्चों में किन किन वजहों से हो सकता है? देखिए, इन्फेक्शन का कुछ तो कारण ये होता है कि बच्चे की टेंडेंसी है। जैसे महिलाओं में क्या टेंडेंसी है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा इन्फेक्शन होने की। अब बच्चों में कभी कभी क्या होता है, जैसे हम पेशाब यूरिन पास करते हैं तो वो बाहर निकलता है। बच्चों में कभी कभी हम इसे VUR बोलते हैं, रिफ्लक्स डिजीज। उसमें जब वो यूरिन करते हैं तो उनका बाहर भी आता है, बट ऊपर किडनी की तरफ भी जाता है। तो ये अगर किसी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको सिर्फ एंटीबायोटिक देके छोड़ना नहीं चाहिए। उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन आती है, RGU-MCU, जिसमें हमें करके देखना चाहिए कहीं ये यूरिन ऊपर तो नहीं जा रहा जो बार बार इसको इन्फेक्शन हो रहा है, और वो ट्रीटेबल कॉज है, उसका इलाज किया जा सकता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जी होती है। बच्चों में बहुत कॉमन है, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है नहीं ठीक है, बहुत टाइट लेट्रिन आ रही है, पैलेट्स निकल रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी हाइजीन, उनका जो असेंडिंग इन्फेक्शन, लेट्रिन के रास्ते से पेशाब का इन्फेक्शन, जो अगेन महिलाओं में बहुत कॉमन है। और बच्चों में एक चीज़ होती है कि ये जो इन्फेक्शन है महिलाओं में, हम बहुत बच्चे देखते हैं जिनको इन्फेक्शन हर महीने 2 महीने होता ही होता है, और फिर क्योंकि उनकी, जैसे मैंने बताया कि उनकी किडनी डेवलपिंग फेज में पूरी तरह से बनी नहीं है, बन रही है। इस टाइम कोई आघात होता है, कोई इन्फेक्शन होता है तो डेवलपमेंट खत्म हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय एडल्ट के, कि हमें उनको इन्फेक्शन नहीं होने देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि ये डेवलपिंग फेज में है हमारे बच्चे, उनके ऑर्गन्स भी। तो अगर हमने इन्फेक्शन को यहाँ नहीं रोका तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर को हम लेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। मैम, मैं अजीत बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। सर, मेरा प्रश्न ये था कि जो पथरी से संबंधित जो विषय आप यहाँ पे देखे आए हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इसके कारक जानने थे कि किस कारणों से, मतलब इसके कारक क्या है और इसकी प्राथमिक उपचार किस तरह से हो सकता है। देखिए, इसमें कारण तो जैसे मैंने बताया कुछ तो
हमारी टेंडेंसी होती है, जैसे किसी के बाल सफेद हो गए तो कुछ तो उसकी टेंडेंसी है बाल सफेद होने की, तो ऐसे किसी किसी की बॉडी में टेंडेंसी होती है स्टोन बनने की, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ कारण हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इन्फेक्शन को, बार बार इन्फेक्शन होने से भी स्टोन होते हैं, वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी हाइड्रेशन, जैसे आप ये देखिए पानी अगर कहीं पर जमा रहेगा तो उसमें कीड़े पड़ेंगे, उसमें पथरियां बन सकती हैं, ऐसे बॉडी का सिस्टम है। अगर जमा रहेगा तो उसका कारण क्या है, हमें किडनीज को हमें पानी ज्यादा पीना है, ज्यादा पानी निकलेगा, जो छोटे मोटे पत्थर होंगे फ्लश आउट हो जाएंगे। ये जनरली 1-2 mm के बनते हैं, जो अगर पानी की कमी की वजह से जुड़ जाते हैं और बड़ा पत्थर बन जाता है। बच्चों की बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, पत्थर बनते हैं, बॉडी इतनी भगवान ने बनाई है कि वो निकल जाते हैं, खुद से निकल जाते हैं। मगर अगर हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उसका पानी का इंटेक नहीं बढ़ाएंगे, हम उसके खान पान पे कंट्रोल नहीं करेंगे, फास्ट फूड, तो ये बढ़नी है। सर अरे एक क्वेश्चन मेरा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को जैसे प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जब ये ऑपरेशन होता है तो वो उसको रिकवरी करने में कितना वक्त लगता है, और ऑपरेशन किन किन तरीके से होते हैं? मतलब देखिए, बच्चों में खासकर रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। बच्चों की बॉडी फिर बड़ों के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही भगवान ने अच्छी बनाई है, उनकी रिकवरी बहुत होती है। और डिपेंड करता है किस तरीके का ऑपरेशन कराते हैं। आज के टाइम में सारा ऑपरेशन दूरबीन से होता है, खासकर बच्चों में, क्योंकि हम उनको तो इंसिजन बिल्कुल नहीं देना चाहते। तो रिकवरी 2 से 3 दिन के अंदर वो फुली रिकवर हो जाते हैं और वो स्कूल जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, यू आर वेलकम। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज के विशेष रेडियो डॉक्टर में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर आर्मिल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और टॉपिक है बच्चों में यूरोलॉजी समस्याएं। तो डॉक्टर साहब, मेल चाइल्ड में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, फाइमोसिस इन चिल्ड्रन। तो ये क्या है और कैसे माता पिता जो है इस प्रॉब्लम को एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं, तो कैसे समझें और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए? देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है मेल चाइल्ड में, जिसमें आगे की जो लिंग की जो आगे की चमड़ी होती है वो पीछे नहीं जाती। जो नॉर्मली जो भगवान ने बनाया है कि लिंग की जो आगे की जो चमड़ी होती है 1-2 सेंटीमीटर की, वो पीछे जाती है और आगे जाती है। उसका कारण ये है कि उस एरिया में एक ऑर्गन होता है जो स्मैग्मा बनाता है, तो उसकी सफाई हो सके। अगर हम ये पीछे नहीं जाएगी तो उसकी सफाई नहीं हो पाएगी, तो वहां पर जमेगा स्मैग्मा, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज है वो प्री कैंसरस होता है, मतलब ये आगे 40-50 साल के कैंसर बन सकता है। तो इन दोनों कारण की वजह से ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, किसी रिलीजन, थोड़ी रिलीजन्स में भी हेल्दी प्रैक्टिस है कि इसमें हम आगे का खतना बोल दीजिए या फिर सर्कमसिशन करा देते हैं, आगे की फोरस्किन को निकाल देते हैं, जो बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है, क्योंकि वो निकल जाता है तो एरिया क्लीन रहेगा हमेशा। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को जब 1 महीने के बच्चे या 2 महीने के बच्चे या 1 साल के बच्चे को कोई डॉक्टर बोलता है कि इसका ये आगे का पार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो पेरेंट्स थोड़ा डर जाते हैं छोटे बच्चे में, कहीं ना कहीं वो अवॉइड करते हैं, इस बात को खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम कब होगी बच्चे को, जब वो 30 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, 50 साल का, कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं, कैंसर की तरीके हैं, तो तब वो रिग्रेट करते हैं। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक वेट कर सकते हैं। 5 साल तक दिया हुआ है कि कभी कभी विद ग्रोथ ये ठीक हो जाता है खुद, मतलब अराउंड 50% लोगों में खुद से ठीक हो जाता है, तो तब तक वेट कर दीजिए। मगर 5 साल के बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता, फाइमोसिस है परसिस्टेंट, तो ज्यादा रोकना नहीं चाहिए, इधर उधर के इलाज में नहीं पड़ना चाहिए, इसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल छोटा सा ऑपरेशन है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता जी। व्हाट्सएप मैसेज है सुधीर सिंह जी का, लिखा इन्होंने कि इनके बेटे की उम्र 6 साल है, वो रात में बिस्तर में 2-3 बार पेशाब कर देता है, तो इसके लिए किसको दिखाएं? देखिए सुदीप जी, ऐसा है, इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं, जो रात में बच्चे ना बहुत गहरी नींद में सोते हैं और उनका कंट्रोल अपने यूरिन पे से खत्म हो जाता है। तो इसके लिए जनरली हम लोग 15 साल तक वेट करते हैं। जो कंट्रोल बच्चे का आ जाता है 5 साल तक, इसको नॉर्मल माना जाता है कि बच्चा बेड पे जो जिसका दिन में कंट्रोल है, जिसका दिन में अच्छा कंट्रोल है वो बता देता है, तो उसको हम 5 साल तक नॉर्मल मानते हैं। ऐसा हर बच्चा कर सकता है। मगर जो बच्चा का कंट्रोल नहीं है उसमें भी
15 साल तक हम उसको रोकना चाहिए। एक्चुअली इसमें ये स्लीप डिसऑर्डर, अगर आपको दिखाना भी होगा तो ये साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम उसके सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम में वो इतना गहरा सो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कब कब में यूरिन पास हो जाता है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर है जो 15 साल तक हमें वेट करना होता है, खुद से ठीक हो जाता है 99% पेशेंट में, किसी एक में रह जाएगा तो उसमें साइकेट्रिस्ट। तो अभी आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, ज्यादा बच्चों को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, और जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी। तो प्रकाश चंद्र जी ने रोहिणी दिल्ली से यही एक बात पूछी थी कि इनके ग्रैंडसन की उम्र 9 साल है और वो बेड वेटिंग करता है, तो आपने सर जवाब बता ही दिया। एक कॉलर है, इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं सुरजीत रॉय, हरमू कॉलोनी, रांची से, झारखंड से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब को नमस्ते कहेंगे। हाँ नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों में जो रेनियल फेल्योर का जो प्रॉब्लम बता रहे हैं रिलेटेड टू किडनी, क्या ये हेरिडेटरी प्रॉब्लम भी है क्या? काफी हद तक ये हेरिडिटरी तो नहीं बोलेंगे, मगर ऑटो इम्यून बोल सकते हैं। कि हेरिडिटरी तो होता है कि अगर माँ बाप में भी रीनल फेलियर है तो बच्चों को तो ऐसा नहीं होता, मगर बच्चों में ऑटो इम्यून मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी जो विकसित कर रही है उसमें किडनी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं और किडनी को फेलियर कर देती हैं। और ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल मतलब पूछा है कि बच्चों में एक्चुअली किडनी फेलियर भी आज के टाइम में काफी कॉमन है। काफी जैसे बड़ों में कैंसर बढ़ रहा है, ऐसे बच्चों में किडनी फेलियर बहुत तीव्र मतलब शक्ति उससे बढ़ रहा है कि बहुत इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो गया छोटे बच्चों में। तो इसका हेरिडिटरी नहीं मगर ऑटो इम्यून या फिर इन्फेक्शन से कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जिससे अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो जाती है। ये स्टोन बहुत बड़ा कॉमन है जिसमें दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, क्योंकि इनके सिम्टम्स जनरली ज्यादा नहीं आते, तब आते हैं जब पूरी किडनी फेल हो चुकी है। तो हेरिडिटरी ना बोल के इसे ऑटो इम्यून हम बोल सकते हैं। सर इन दैट केस हम लोगों को बच्चों के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर लेके चलना चाहिए? देखिए अगर कोई ऐसा कारण है जो दिख रहा है, जैसे अगर स्टोन दिख रहा है, हमें कहीं पर रुकावट दिख रही है, जैसे प्यूजो ऑब्स्ट्रक्शन हम बोलते हैं, है ना, बच्चों को बार बार इन्फेक्शन, तो ये कारण हम समय पे ट्रीट कर देंगे तो वो फेलियर में नहीं जाएगा। मगर अगर किडनी ऐसी है, अगर किडनी खराब हो गई है तो अब आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप जितनी खराब हो गई हैं बस वो और खराब ना हो, इसके लिए आप उनको इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे केस में जिसका ऑलरेडी खराब हो गई है तो उस केस में तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, बच्चे के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही इसका ऑप्शन बच जाता है। पर जहां पर ऐसे कारण है जो ठीक किए जा सकते हैं, जैसे पथरी हो गई, तो वहां पर हम उनको ऑपरेशन करके वो रुकावट ठीक कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी रेडियो डॉक्टर। हाँ बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्ते जी। हाँ जी नमस्ते। हाँ बताइए। जी साहब पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ठाकुर अमर सिंह आर्य बोल रहा जी, जिला शामली के गाँव दखोरी से। क्या जी डॉक्टर साहब को नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी सवाल मेरा ये है, अभी आपने बताया किडनी के लिए उसके लिए कैसे ऑप्शन बनाओ हम ठीक करने के लिए। अब एक बात दूसरी ये अभी हमारे सामने आई है कि ये जो पैथी है एक्यूप्रेशर पैथी, उसके द्वारा हम किडनी को ठीक कर सकते हैं, ऐसा वहाँ बताया गया। जी जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज हम बच्चों में जो यूरोलॉजी की समस्याएं होती हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब भी बच्चों के डॉक्टर हैं, तो उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो मैम आपका जो सवाल है कि बाकी पैथी में, जैसे कि आपने ये प्रेशर वाली बात की कि इसमें भी इलाज है, तो देखिए मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि अगर आप आज की डेट में हमें एविडेंस की बात करनी चाहिए कि क्या इसकी चीज का एविडेंस है। अगर कोई डॉक्टर आपसे बोलता है तो आप बताइए कि कोई पेपर है, ऐसा कोई एविडेंस है, क्योंकि ना हर कोई क्लेम करता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। प्रॉब्लम किसी भी पैथी में नहीं है, आयुर्वेदा, टेलीपैथी, कोई भी आप पैथी बोले, उसमें सब में हर चीज का कुछ कुछ इलाज है। डेफिनेटिव इलाज अगर किसी चीज का होता तो हम भी वहीं पर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं आप वहीं चले जाइए, क्योंकि हमें भी पेशेंट के इलाज से मतलब है। तो कोई भी इलाज आप ले, किसी भी डॉक्टर पे भरोसा करें, तो थोड़ा सा रिसर्च पेशेंट को भी आज की डेट में करना पड़ेगा। तो आज की डेट में कोई बोले किडनी खराब है और मैं अब एज ए डॉक्टर हम नहीं मान सकते, कोई बोले किडनी खराब है और हम आपको कुछ करके पूरी किडनी ठीक कर देंगे, तो हम उस चीज में बिलीव नहीं करते। हमारे सामने ऐसा इतने सालों में कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि हमने किसी पेशेंट को बोला वो 5 साल बाद आया मैं बिल्कुल ठीक हो गया इस चीज से। तो इसलिए हम इस चीज को बहुत नहीं मानते, बट हम ये मना भी नहीं करते कि आप इलाज की कोशिश ना करें। कहीं आपका भरोसा है, कोशिश कर सकते हैं,
बट एक अच्छे डॉक्टर से, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, उससे एक जेन्युइन ओपिनियन जरूर ले लें कि क्या हम इस पे जाएं कि नहीं। साहिबगंज से दिनेश गुप्ता जी का मैसेज है, इनकी पोती है, उसे बहुत गैस बनता है। देखिए फिर ये थोड़ा सा इससे कॉन्टेक्स्ट अलग है, क्योंकि हम यूरोलॉजी प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं, बट इसमें भी देखिए ऐसा है कि बच्चों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और यूरिनरी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। उसका कारण यही है, पानी कम पीते हैं, खाना आजकल डेट में बहुत मिर्ची का, तीखा, फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गया। पुराने घरों में देखिए बच्चों के लिए खाना अलग बनता था, आजकल नए घरों में खाना ही अलग नहीं बनता, वही बड़े खा रहे हैं वही बच्चे खा रहे हैं। तो तेल का खाना, मिर्ची का खाना, नमक का खाना बच्चों का इतना ज्यादा हो गया, उनका बढ़ता हुआ उनका सेंसिटिव स्टमक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। खान पान पे, पानी की इंटेक पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं फीमेल किड यूटीआई प्रॉब्लम के बारे में। आपने बताया कि जो फीमेल बालिकाएं हैं, फीमेल किड्स होती हैं, उनमें यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो इस किस वजह से होती है? देखिए ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि फीमेल्स में दो कारण हैं जो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ये चीज़ है कि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी में यूरिन नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ भी जाता है, जिसे हम रिफ्लक्स बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे में 3-4 साल के बाद बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको एक बार डॉक्टर को जांच करानी बहुत ज़रूरी है, कहीं यूरिन रिफ्लक्स तो नहीं हो रहा। तो दूसरी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि फीमेल्स जो छोटे बच्चे हैं वो उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकते, और कभी भी वो बाहर जाते हैं फैमिली के साथ, तो हमारे यहाँ पर वॉशरूम्स जो बाहर, खासकर वॉशरूम्स इतने अच्छे नहीं होते। आप ट्रेनों में देखिए, ट्रेनों में आज भी डेट में वॉशरूम्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और शेयरिंग होती है एक दूसरे के में, तो वहाँ उनका स्पेसिफिक ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये बाहर जाते हैं तो इन्फेक्शन एक बार जो हो गया वो बार बार होने के चांसेस हैं। तो एक बार आपका पहला ही इन्फेक्शन बचाना है। तो इन्फेक्शन कैसे बचाएंगे? हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, हाइजीन अच्छा होना चाहिए। कहीं बाहर ऐसी जगह ट्रैवल करें, या तो ट्रैवल ना करें, ट्रैवल करें तो इंश्योर करें कि अच्छे वॉशरूम्स हैं जहाँ हाइजीन मेंटेन हो रही है। बच्चे में अगर बार बार इन्फेक्शन, उनका पानी का इंटेक बढ़ाना है, अगर उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को या बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है, ताकि हम अगर कोई इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर सके। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते। मैं अरवल बिहार से विनोद कुमार बोल रहा हूँ सर। हमारी एक बच्ची है सर 5 साल की, तो उसको महीने में 3-4 बार बुखार आ जाता है सर, और वो फास्ट फूड ज्यादा खाती है, कुरकुरे हुआ और चॉकलेट टॉफी वगैरह हुआ, और बिस्तर रात में 3-4 बार गीला कर देती है। तो ये फास्ट फूड कुरकुरा खाने से क्या पथरी वगैरह होने का भी डर रहता है क्या सर? देखिए, अगर आपके बच्चे को जो फीमेल है और उसको बार बार महीने में 3-4 बार बुखार आ जाता है, और अगर उसको साथ में यूरिनरी सिम्टम है, जैसे आप बता रहे हैं कि उनको बेड गीला कर देते हैं, चलिए वो एक नॉर्मल में हम मान सकते हैं, बट अगर उन्हें पेशाब करने में प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे उन्हें दिक्कत होती है ना, और बुखार आ रहा है, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुरकुरे या नमकीन खाने से किसी को इन्फेक्शन नहीं होता, उससे पेट खराब होता है, वो एक कारण है, मगर उसको रोकने से ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना है। कम से कम उनका यूरिन का टेस्ट, जो बहुत कॉमन है, आपके देखिए कभी भी बुखार आता है, यूरिन का टेस्ट हर बच्चे का डॉक्टर लिखते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम बच्चा भी नहीं बता पाता, उसे लगता है चलो ये तो नॉर्मल है, बच्चों में ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते। तो उसमें पेशाब का टेस्ट कराना, अल्ट्रासाउंड कराना, ये कम से कम बहुत ज़रूरी है कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो पता तो चले। वो क्यों हो रहा है वो तो बाद में हम उसका इलाज कर पाएंगे, पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा है यही नहीं पता। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखा के यूरिन का टेस्ट और कम से कम एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये बच्चों में सर वेरिकोसील के बारे में पूछ रहा था सर, ये मतलब कब डेवलप हो सकता है और इसके क्या लक्षण है, क्या मतलब क्या कैसे बचाया जा सकता है इसको? देखिए, वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो हमारा अंडकोश होता है उसकी जो नसें हैं वो फूल जाती हैं, है ना। अब इसमें बच्चों में जनरली हमारे पास 14-15 साल के बच्चे आते हैं, इसमें मेल ही होते हैं जिनमें वेरिकोसील हो सकता है, तो वो बच्चे आते हैं, और उसका कारण होता है कि अंदर की जो नस है वो कमजोर है। जनरली नीचे का खून ऊपर की तरफ जाता है, मगर किसी के नसें कमजोर है तो खून वापस आ जाता है, वहां जम जाता है। इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जो उनकी आगे जाके जब शादी के बाद बच्चे होने की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसका इलाज जनरली, इसका इलाज अगर उनको पेन है तो इलाज जल्दी होता है, अगर उनको सिर्फ किसी से तरीके से अल्ट्रासाउंड करके पता चल गया वेरिकोसील है तो शादी होने तक हम इसका इलाज नहीं करते,
क्योंकि इसके इलाज से भी नुकसान हो सकता है। तो हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर वो अपनी नॉर्मल फैमिली कर सकते हैं, जो 90% केसेस में लोग कर लेते हैं, तो वो कर सकते हैं, तो फिर इसके इलाज की कोई जरूरत नहीं है। बट इसमें अगर सर्जरी करवा ले तो सर कोई मतलब सर्जरी की बहुत ही कम इंडिकेशन है। अगर हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं तो 9 को हम सर्जरी एडवाइस नहीं करते, इसमें सिर्फ एक पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं है। तो इसको बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही कम लोगों में सर्जरी, जनरली आप कहीं ऐसा हो सकता है कहीं पर जाएं और वो वेरिकोसिल देखते ही बोल दें सर्जरी कर दे, तो इसमें आप जरूर किसी सरकारी हॉस्पिटल से एक बार ओपिनियन ले लीजिए, क्योंकि सर्जरी एक बार होगी तो रिवर्सिबल नहीं है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो एक कम से कम 2, कभी भी आप सर्जरी में जाएं कम से कम 2 डॉक्टर से ओपिनियन ले। तो डॉक्टर साहब, शिशुओं की अगर हम बात करें तो वो अपनी समस्या को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते। माता पिता को ही सिम्टम्स के द्वारा उनकी जो प्रॉब्लम है उसको पहचानना होता है। तो अगर बच्चों में, शिशुओं में मैं कहूँगी, शिशुओं में अगर ये इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे माता पिता इसके बारे में जाने? देखिए, मेल्स में तो जो पुरुष वाले जो बच्चे होते हैं उनमें तो फिर भी बताना थोड़ा आसान है। वो उस एरिया को थोड़ा सा इरिटेट होते हैं, वहाँ पर बार बार पकड़ते हैं, यूरिन करने में रोते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उनकी धार बहुत अच्छी नहीं होती, तो इससे बच्चों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है। फीमेल्स में थोड़ा दिक्कत है, पेरेंट्स नहीं डिस्कस करना चाहते, बच्चों को भी थोड़ा सा लगता है कि मतलब एक चीज़ है कि उनको भी, वो भी आउटवर्ट नहीं होते, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बात को छोड़ दे, तो बच्चे नहीं बताते। फीमेल्स में दिक्कत है। बट अगर बुखार आ रहा है किसी बच्चे को और उसको कुछ भी, कभी भी बच्चा आपका यूरिन कर रहा है और वो रो रहा है, तो उसको मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए रो रहा है। तो ये बात हमें देखना है कि हम यही पूछते हैं बच्चा बहुत ज्यादा तो नहीं रोता कि यूरिन करने में। तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं हाँ ये तो बचपन से बहुत ज्यादा रोता है, मतलब उसे बचपन से प्रॉब्लम है, वो बता नहीं पा रहा। और कहीं ना कहीं अगर उसी के साथ उसको बुखार आ रहा है बीच में, तो यूरिन का टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारी पकड़ में आता है कि किसी ने यूरिन का टेस्ट करा लिया, पता चला उसमें इन्फेक्शन है, तो वहां से हमें समझ आता है कि नहीं, इसको प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी। तो बच्चों में इग्नोर होते हैं, कभी कभी 1-1, 2-2 साल बाद आते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि बच्चा यूरिन करते वक्त रोता है, उसको बीच बीच में बुखार आ रहा है जिसका कोई और कारण नहीं पता चल रहा, तो यहीं से पकड़ में आता है। फिर हम उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है नहीं, अंदर ये प्रॉब्लम है। और आजकल एक और चीज़ है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके काफ़ी टेस्ट हो जाते हैं। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो एक स्पेसिफिक टेस्ट है, तो 99% चीज़ तभी पता चल जाती है। अगर कोई जन्म से प्रॉब्लम है तो उसके बारे में तभी पता चल जाता है। तो यहाँ मैं समझती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक होना, उनका जागरूक होना, उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू डील विद किड्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको कैसे समझे, पहचाने। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को बस आप बोल दीजिए नहीं तुम तो बहुत रोते हो और हाँ। तुम हमेशा तुम तो ऐसे ही हो। हम ऐसा करके काफ़ी बार पेरेंट्स इरिटेट होके बच्चे को, और फिर बच्चा बोलना बंद कर देता है। वो तब पता चलता है जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो अगर बच्चा परसिस्टेंटली एक कंप्लेन कर रहा है तो उसको भी सीरियसली लेना थोड़ा जरूरी है जी। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल और उन्हीं की पसंद के कुछ सूफी गाने आज हम प्ले कर रहे हैं, और बात चल रही है बच्चों में यूरोलॉजी समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, 2 कॉलर्स वेट कर रहे हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, आपने किडनी स्टोन के बारे में बताया बच्चों का कि ये मतलब पता नहीं चलता स्टोन का, और तब जब पता चलता है तो किडनी खराब हो चुकी होती है। तो कैसे पता लगे कि बच्चों में कि स्टोन है, क्या सिम्टम होते हैं डॉक्टर? देखिए, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है। क्या होता है कि हम शुरुआत में इग्नोर कर लेते हैं। हर स्टोर में कहीं ना कहीं शुरुआत में सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे को पेन हुआ होता है। अब बच्चा पेन कैसे बताएगा? वो बोलेगा मेरे पेट में दर्द है। वो ऐसे बिल्कुल बड़ों की तरह नहीं बताता कि मेरे को कमर में दर्द है। बड़ों में जब आप देखिए कभी भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं मुझे तो किडनी स्टोन का दर्द हुआ है। कहीं ना कहीं उनके आसपास के लोगों ने बता देते हैं कि ये किडनी स्टोन का ऐसे दर्द होता है। बट बच्चा बोलता है मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जनरली हम पेट की प्रॉब्लम मान के उसे थोड़ा बहुत चूरन दे के या कहीं थोड़ी बहुत दवाइयां दे के आगे बात को खत्म कर देते हैं। ना हम कभी बच्चों में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर बच्चा ऐसे कुछ कंप्लेन कर रहा है तो कम से कम उसका पेशाब का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये करके हम रूल आउट कर सकते हैं कि चलो स्टोन का बहुत प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज ये होती है जो आपका दूसरा सवाल था कि हम दूसरा सवाल क्या था आपका? कैसे पता? अच्छा, जो हाँ, तो मतलब वो पेन नहीं हो रहा बाई चांस। हाँ,
पेन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर तो कोई सिम्टम ही नहीं हुए, ऐसा कभी ऐसा होता नहीं है, कभी ना कभी सिम्टम हुए होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। बट अगर कोई सिम्टम नहीं हुए, कहीं कहीं पे साइलेंट होता है प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली ये एक साइड की किडनी इन्वॉल्व होती है, तो यूरिन भी ठीक आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा पहचान पाना मुश्किल है। बट अगर कभी भी इन्फेक्शन हुआ है, कभी भी उसे पेन हुआ है, तो एक बार अल्ट्रासाउंड कराने का में कोई हार्म नहीं है। मोटा मोटी 99.9% वो उसको रूल आउट कर सकता है, क्योंकि स्टोन की प्रॉब्लम है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। एक और कॉलर है। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैडम नमस्कार, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार गुरविंदर जी, बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चन है छोटी डॉक्टर से। ये प्रॉब्लम क्या जेनेटिक भी होती है? दूसरा, क्या इम्यूनिटी बच्चों में भी कम हो जाए तब ये प्रॉब्लम हो सकती है? स्टोन की प्रॉब्लम? हाँ जी। हाँ जी, ये जेनेटिक भी आप बोल सकते हैं, और अगर बच्चे में इम्यूनिटी कम है तो भी ये ज़्यादा होती है। देखिए, जेनेटिक इसलिए क्योंकि खान पान, जेनेटिक इस तरीके से नहीं, क्योंकि एक परिवार का खान पान, रहने के तरीके सबके कॉमन होते हैं। वो अपने परिवार से ही लेता है कि वो किस तरीके का खाना खाए, किस तरीके का पानी पिए, ये पूरे परिवार में आता है, तो उस हिसाब से जेनेटिक हो सकती है। पेरेंट्स में अगर किसी की फैमिली में स्टोन हुआ है तो उनका जैसा खान पान होगा वैसे ही बच्चे में जाएगा, तो उस वजह से ये जेनेटिक भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है इम्यूनिटी। डेफिनेटली अगर किसी बच्चे में इम्यून सिस्टम वीक है ना, तो वो उसमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें बार बार स्टोन होने की संभावना है। जी सुजाता रथ मैडम। जी जी बताइए। रघुविंदर भी बात करेंगे, जरा हम ना मार्केट में आए हुए हैं। अच्छा तो अच्छा, अपना फोन डायरेक्ट बुलाएं। अच्छा बताइए रघुविंदर जी, पूछिए। हेलो। हाँ जी। सुजाता रथ मैडम को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, बोलिए, सवाल पूछिए। आज मैडम गुरुपुरब है ना, सीधी गुरुपुरब है, तो वहाँ आए हुए थे। अच्छा अच्छा, चलिए शुभकामनाएं आपको। शुभकामनाएं नहीं है जी, आज शहीदी गुरुपुरब है आज। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि कई बार खेलते वक्त बच्चों को ना हर्निया हो जाता है, तो उनके ब्लूडिंग या स्वेलिंग कुछ भी कह लो, उसकी वजह से भी उनको यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है क्या? कृपया बताइएगा कैसे करें। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी हर्निया है, देखिए एक तो होता है कि बचपन से हर्निया है ना, वो तो एक अलग चीज है। जो आपने बताया कि उसको पहले नहीं था और अब बन गया, तो हर्निया का बाद में बनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं चोट लगी है, पेशाब करने में प्रॉब्लम है, वो जोर लगा रहा है, जिसकी वजह से हमारे आंत बाहर आ जाती है बॉडी की मसल से, उसको हर्निया बोलते हैं। तो अगर किसी बच्चे में या किसी बड़े में पहले हर्निया नहीं था और वो डेवलप हुआ है, तो उसमें हमेशा हमेशा यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्या पता वो यूरिन में इतना जोर लगा रहा है, 2-3 कारण होते हैं, या तो यूरिन में बहुत जोर लगा रहा है, या मोशन लैट्रिन करने में बहुत जोर लगा रहा है, या वो खांसी है बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन में हमारा प्रेशर एब्डोमेन का बढ़ जाता है और पेशेंट को हर्निया हो सकता है। तो ये तीनों चीजों को रूल आउट करना होता है। सर, उसके लिए सर्जरी होती है क्या? हर्निया के लिए हमेशा ही सर्जरी होती है, मगर वो जिस कारण से हुआ है, अगर उसको ठीक नहीं किया तो हर्निया फिर से होगा सर्जरी के बाद भी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सुजाता रथ मैडम। थैंक यू गुरविंदर और रघुविंदर जी। और शहीदी गुरुपर्व है आज, मैं ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन इस दिवस पर यह और ज़रूरी हो जाते हैं कि हम मानवता के बारे में सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक करें। क्यों? हाँ जी मैडम, आज गुरु तेग बहादुर साहब ने शीशगंज गुरुद्वारा जो है ना, वहाँ पर शहादत दी थी। जी जी, हम नतमस्तक होते हैं और प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए भी, गुरविंदर जी और रघुविंदर जी। थैंक यू मैडम। हाँ थैंक यू। एक और कॉलर है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं दिल्ली से देवू बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ पूरे दिन में सिर्फ 2 गिलास ही पानी पीती है, और अगर उसको थोड़ा सा कोई चटपटा खाने को मिलता है तो 3 गिलास पी लेती है। तो कितना हानिकारक है और कितना सही है इसके, यदि ये कार्यक्रम सुन रही है, उन्होंने बोला आप कार्यक्रम में फोन करिए, पूछिए। जी 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 जी। ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर किसी के पास भी जाते हैं, कहते हैं बहुत पानी पीजिए। अब बहुत पानी का कोई मात्रा नहीं है कि बहुत पानी क्या होता है। कुछ लोग 10-10 लीटर पानी पीने लग जाते हैं और उसकी वजह से उनको 10 लीटर यूरिन आने लग जाता है। हर कहते हैं हमारे पास हर आधे घंटे में यूरिन जा रहे हैं। तो पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए, देखिए जितना प्यास लगेगा उतना तो पीना ही पीना है। दूसरा चीज है कि यूरिन का जो कलर है, पेशाब का जो कलर है, वो साफ आना चाहिए। वो पानी की तरह आएगा तो बेस्ट है। हल्का सा पीला हो तो भी ठीक है, वो बहुत गहरा
पीला आ रहा है तो मतलब आप पानी ठीक नहीं पी रहे। तो पेशाब के कलर से पता चल जाता है कि आपका हाइड्रेशन कैसा है। आपकी चमड़ी से पता चल जाता है, अगर चमड़ी बहुत सूख रही है मतलब आपने पानी कम पी रहे। अगर आप अच्छा पानी लेंगे तो चमड़ी थोड़ा ग्लो करेगी, स्किन है जो हमारी ग्लो करेगी। तो पानी का हाइड्रेशन स्किन से भी पता चल जाता है, यूरिन के आउटपुट से भी पता चल जाता है कि पेशाब का जो कलर है उससे पता चल जाता है। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी पत्नी के संदर्भ में पूछा, लेकिन ये बात सभी पे लागू होती है? ये सभी पे लागू होते हैं, खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे ये चीज खुद से नोटिस नहीं करेंगे, उनके पेरेंट नोटिस करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि पानी की मात्रा जरूरी है। जनरली हम बोल देते हैं कि बच्चों को आप आधे आधे लीटर की 4 बोतल दे दें कि आपको पूरे दिन में खत्म करनी है, तो 2 लीटर पानी जाएगा कम से कम। डॉक्टर साहब, आपने एक बात बताई कि बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है और एज अ डॉक्टर जब आप जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते हैं और खास करके अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं, वो अल्ट्रासाउंड बच्चों का करवाना ही नहीं चाहते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम रोकेंगे तब जब हमें पता चलेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो आजकल जो मॉडर्न, जो पहले के जमाने में लोग हाथ और नवस पकड़ के बोलते थे कि हमें सब पता चल गया, अभी वो चीजें नहीं है। अभी आपको एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है, अल्ट्रासाउंड का कुछ नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। आप एक अल्ट्रासाउंड करा के हम एक मेजर प्रॉब्लम को रूल आउट कर सकते हैं। हम किसी पे क्यों भरोसा करें कि वो हाथ पकड़ के बता दे कि पेट के अंदर क्या है, ये तो हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए हमें बेटर है कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं आराम से, उसमें वो बहुत इंफॉर्मेशन दे देता है, कम से कम ऐसे को जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है उनको रूल आउट कर देता है। तो वो एक बहुत कॉमन चीज है, मुझे लगता है उसे हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया तो कर सकते हैं, उससे कोई हार्म नहीं है पेशेंट, बच्चे को रेडिएशन नहीं जा रही, किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हो रहा बच्चे को या किसी बड़े को भी। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में जो यूरोलॉजी की समस्याएं हैं उसका कहीं कोई कनेक्शन किसी सीरियस प्रॉब्लम के साथ भी हो सकता है, जैसे कि कैंसर? बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे हम लोग थे तो आज की डेट में बच्चा, देखिए जब हम बड़े हुए ना तो मोबाइल थे ना इतना पोल्यूशन था। आज की डेट में बच्चा बचपन से एक मोबाइल से जो रेडिएशन उससे एक्सपोज्ड है, उसको वो पोल्यूशन से एक्सपोज्ड है। तो पहले जो कैंसर 40 साल 50 साल में होते थे, अब वो 15 16 साल में होने लग गए हैं, क्योंकि वो एक्सपोजर उसको 15 साल से हो गया है। तो हम आजकल बच्चों में भी कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारा ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि रेडिएशन मिनिमाइज करें उनकी। हम आजकल पेरेंट्स के टाइम नहीं है, बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं, तो सिर्फ आंखें खराब नहीं हो रही, उनको रेडिएशन भी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को बहुत सेंसिटिवली देख लेना चाहिए, बच्चों को समय भी देना पड़ेगा, ये चीजें भी रोकनी पड़ेंगी। प्लस अगर बच्चे को कोई सिम्टम आ रहा है, कभी पेशाब में खून आ रहा है या बच्चा दर्द बोल रहा है, तो एक ये जैसे हम अभी डिस्कस करें, एक छोटी सी जांच है अल्ट्रासाउंड और यूरिन की जांच, हार्डली मुझे लगता है कि दिल्ली में भी 500 रुपए के अंदर हो जाती है। ये काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी डायग्नोज कर लेती है। तो टाइम पर ये छोटी छोटी जांचें बच्चों के करवा लेना चाहिए, कम से कम अगर कोई सिम्टम है तब तो कराना ही है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल, HOD डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और आज का टॉपिक था बच्चों में यूरोलॉजी की समस्याएं। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।